क्वेश्चन नंबर 128। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर 128। सिंधु घाटी की सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध है? जौ गेहूं की खेती वहाँ पे होती थी। जौ और गेहूं की खेती होती थी कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी। क्वेश्चन नंबर 129। भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? भगवान बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ है? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ लुम्बिनी में। कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। 563 ईसा पूर्व में हुआ। क्वेश्चन नंबर 130। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ठीक, तो महावीर स्वामी जो थे जैन के अंतिम एवं 24वें तीर्थंकर थे और इनको ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 131। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? सम्राट अशोक की राजधानी का नाम था पाटलिपुत्रा। सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? पाटलिपुत्रा था। और बताइए कि पाटलिपुत्रा शहर को कौन बसाया था? ठीक, बताना है इसका ही क्वेश्चन कि पाटलिपुत्रा शहर को कौन बसाया था और सम्राट अशोक की राजधानी का नाम क्या था? तो पाटलिपुत्रा था। कलिंग युद्ध से संबंधित निम्नलिखित में से कौन है संबंधित? अशोका द ग्रेट। कलिंग युद्ध से संबंधित कौन है? अशोका द ग्रेट। और अशोक के 13वें अभिलेख, अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद कलिंग युद्ध लड़ा। अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष के बाद क्या लड़ा? कलिंग युद्ध लड़ा। कलिंग विजय उसकी आखिरी विजय थी। और यह युद्ध कब हुआ? कलिंग का युद्ध 262 से 269 ईसा पूर्व में लड़ा गया। कलिंग युद्ध किस अभिलेख में इसका चर्चा है? 13वें अभिलेख में चर्चा है। कलिंग युद्ध कौन लड़ा? अशोक लड़े। क्वेश्चन नंबर 133। गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? गौतम बुद्ध को बोध गया में किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई? महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित एक पीपल का वृक्ष है। कहाँ है महाबोधि मंदिर परिसर? कहाँ पे है महाबोधि मंदिर परिसर? तो बोध गया में है। गया जिले में बोध गया में स्थित महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित किस चीज़ का वृक्ष है? पीपल का। किस चीज़ का वृक्ष है? तो पीपल का वृक्ष है। उसी के नीचे क्या हुई? बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसी पेड़ के नीचे किस चीज़ का है? पीपल का वृक्ष है। कब हुआ? तो 531 ईसा पूर्व में हुआ। 531 ईसा पूर्व में हुआ। समझिए, जब जन्म भी नहीं हुआ था जीसस क्राइस्ट का, उससे 531 साल पहले इनको ज्ञान प्राप्ति हो गया। अब ये बिहार एसएससी पटना हाई कोर्ट का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 134। मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्रा थी? मौर्य साम्राज्य में, जैसे अभी हम लोग पढ़े ना कि अशोक की राजधानी कहाँ थी? सम्राट अशोक की राजधानी थी पाटलिपुत्रा। तो क्वेश्चन बोला है कि मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम कौन ऐसे शासक हुए जिनकी राजधानी हुई पाटलिपुत्रा? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य शासक साम्राज्य में सबसे पहले पाटलिपुत्रा को राजधानी कौन बनाए? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा बनाया गया। इन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त पूरे भारत को एक साम्राज्य के अधीन लाने में सफल रहे और पाटलिपुत्र यानी कि आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी। पाटलिपुत्र या आधुनिक पटना चंद्रगुप्त की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 135। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। किसको बोला जाता है? भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को बोला जाता है। भारत का महान शासक था जिसने अपने जीवन काल में कभी भी पराजय का स्वाद नहीं चखा। अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक, तो भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है।
भारत का नेपोलियन किसको बोला जाता है? समुद्रगुप्त को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 136, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार किस केंद्र पर था? मोहनजोदड़ो। कहाँ था? मोहनजोदड़ो में था। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ पे था? मोहनजोदड़ो था। ठीक, यह 139 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 9 फीट गहरा है। क्वेश्चन नंबर 137, अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित हैं? अजंता की चित्रकलाएं किससे प्रेरित हैं? अजंता की गुफाओं की चित्रकला और मूर्तिकला बौद्ध धर्म और इसकी सहानुभूतिशील प्रकृति से प्रेरित है। बौद्ध धर्म से अजंता जो है, अजंता की जो चित्रकलाएं हैं किससे प्रेरित हैं? तो बौद्ध धर्म। और इन चित्रकलाओं में भगवान बुद्ध के जीवन की विभिन्न घटनाओं और विभिन्न बौद्ध दैव तत्वों का वर्णन किया गया है। इन चित्रकलाओं में जातक कथाएं सर्वाधिक रोचक हैं, जिसमें बुद्ध के बोधिसत्व के रूप में पूर्व अवतारों का चित्रण किया गया है। ठीक, तो अजंता की चित्रकलाएं में क्या है? अजंता की चित्रकलाएं में हमको बौद्ध धर्म का एक ग्लिम्स मिलेगा। बौद्ध धर्म का। बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर, बिहार एसआई। क्वेश्चन नंबर 138, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर, 24वां तो पता है, अंतिम कौन थे? महावीर स्वामी। और उनसे एक पहले 23वें कौन हुए? 23वें याद रखिएगा, पार्श्वनाथ। कौन हुए? पार्श्वनाथ जैन धर्म के 24वें तीर्थंकरों में से 23वें हुए। ठीक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 139, निम्नलिखित में कौन गुप्त युग के प्रमुख गणितज्ञ खगोल वेदों में से पहले था? गुप्त युग में याद कीजिए, आर्यभट्ट हम लोग पढ़े थे ना। आर्यभट्ट किसके काल में आए थे? गुप्त काल में आए थे। और बहुत बड़े गणितज्ञ थे, खगोलविद भी थे आर्यभट्ट। इन्होंने किताब लिखा था, आर्यभट्टियम लिखा था, सूर्य सिद्धांतिका लिखा था। क्वेश्चन नंबर 140, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? कथा सरित सागर, कथा सरित सागर के लेखक कौन है? सोमदेव। ठीक, सोमदेव के द्वारा लिखा गया, संस्कृत में लिखा गया है। और कथा सरित सागर में क्या है? तो भारतीय किंवदंतियों, परियों की कहानियाँ और लोक कथाओं का 11वीं शताब्दी का प्रसिद्ध संग्रह है। कथा सरित सागर कौन लिखे हैं? सोमदेव। क्वेश्चन नंबर 141, महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक कौन बना? पहला गुप्त शासक का नाम बताइए जिनको किस चीज़ का टाइटल मिला? महाराजा धीराज का। तो महाराजा धीराज की उपाधि अपनाने वाला पहला गुप्त शासक चंद्रगुप्त। कौन चंद्रगुप्त था? वह 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। गुप्त संवत पहला कौन थे? चंद्रगुप्त पहले, तो इसको याद रखिए। और गुप्त संवत जो है उसका शुरुआत अगर बोलेगा कि कब हुआ, तो 319 320 ईस्वी में हुआ। किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? गुप्त संवत का शुरुआत किसके द्वारा किया गया? चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला कौन था गुप्त शासक? तो उनका नाम हुआ चंद्रगुप्त, सिर्फ और सिर्फ चंद्रगुप्त। लेकिन अगर बोलेगा कि गुप्त संवत जो 319 320 ईस्वी में शुरू हुआ, उसकी शुरुआत कौन किए? चंद्रगुप्त प्रथम। और यह गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट था। क्वेश्चन नंबर 142, जैन धर्म कहते हैं इसी में तीर्थंकर कौन थे? अच्छा, तीर्थंकर का नाम बोल रहा है। तो हम लोग पढ़े पार्श्वनाथ, अभी तुरंत पढ़े थे ना। पार्श्वनाथ कौन थे? अंतिम से एक पहले। टोटल 24 होते हैं ना, तो ये अंतिम से एक पहले थे, यानी कि 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। और 24वां कौन थे? 24वां थे महावीर स्वामी। और वास्तविक संस्थापक किसको बोला जाता है? महावीर स्वामी को बोला जाता है, जो कि अंतिम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ उन शुरुआती तीर्थंकरों में से एक थे जिन्हें ऐतिहासिक व्यक्ति के रूप में स्वीकार किया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 143,
कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? कनिष्क के काल में। अब देखिए इसका एक ट्रिक बताए थे, RVPK और अका अक। तो देखिए ये हो गया कनिष्क, चौथा ये हो गया फोर्थ, और ये हो गया कुंडलवन। कुंडलवन में हुआ। तो कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ? तो कनिष्क देखिए कहाँ है, लास्ट, कुंडलवन, कनिष्क। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कब हुआ? 72 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 72 ईस्वी में, 72 ईस्वी में हुआ। कहाँ हुआ? तो कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। कहाँ हुआ? कश्मीर के कुंडलवन में हुआ। ठीक। संगति को कुषाण राजा कनिष्क किससे थे? कुषाण के थे शासक, कुषाण वंश के थे। कुषाण राजा कनिष्क के संरक्षण में आयोजित किया गया। संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की। संगीति की अध्यक्षता किसने की? वसुमित्र ने की, जबकि अश्वघोष उपाध्यक्ष बने। अध्यक्षता वसुमित्र ने की और अश्वघोष क्या बने? उपाध्यक्ष बने। इस संगीति के दौरान बौद्ध धर्म को 2 संप्रदायों महायान और हीनयान में विभाजित कर दिया गया। यही जो चौथा संगीति जो हुआ कहाँ पे हुआ? कुंडलवन में। यहीं पे क्या हुआ? महायान और हीनयान में बौद्ध धर्म जो है बट गया। क्वेश्चन नंबर 144, निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तीसरे कौन थे? संभवनाथ। संभवनाथ तीसरे जैन तीर्थंकर थे। क्या नाम था? संभवनाथ। सर्वज्ञ उपदेश देव थे। संभवनाथ का जन्म इक्ष्वाकु वंश में श्रावस्ती में राजा जितारी और रानी सुसेना के यहाँ हुआ था। वह अश्व प्रतीक, साल वृक्ष, त्रिमुखा 3 मुख वाला यक्ष और प्रजापति तथा दूरी तारीफ यक्ष से जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में से कौन मानव जीवन के लिए सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? क्वेश्चन नंबर 145, निम्नलिखित में कौन मानव जीवन के लिए सभी दुखों के नाश के लिए अष्टांगिक मार्ग की सलाह देते हैं? अष्टांगिक मार्ग की सलाह कौन देते हैं? तो अष्टांगिक मार्ग का विचार बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध के नाम से जाना जाने वाला सिद्धार्थ गौतम का पहला उपदेश माना जाता है। ठीक। अष्टांगिक मार्ग किस में दिया गया है? याद रखिएगा, बौद्ध धर्म में दिया गया है। अष्टांगिक मार्ग किस में दिया गया है? किस धर्म में? बौद्ध धर्म में दिया गया है। बौद्ध धर्म के मुख्य उपदेशों को 4 महान सत्य या अरिपाश्चान और अष्टांगिक मार्ग या असगिका मार्ग की मूल अवध धारणा में समझाया गया है। अष्टांगिक मार्ग वह मार्ग है जिसमें ज्ञान, आचरण और ध्यान संबंधी प्रथाओं से संबंधित विभिन्न अंतर संबंधित गतिविधियां शामिल हैं। तो अष्टांगिक मार्ग किसमें है? बौद्ध धर्म में। क्वेश्चन नंबर 146, करकोट राजवंश। करकोट राजवंश का संबंध निम्नलिखित में से किसके इतिहास से था? तो कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास करकोट राजवंश से शुरू होता है। कश्मीर का प्रामाणिक इतिहास करकोट राजवंश से शुरू होता है, जिसे हर्षवर्धन के जीवन काल में दुर्लभवर्धन ने स्थापित किया। तो इसका मतलब है कि कश्मीर के इतिहास से रिलेटेड है करकोट राजवंश। फिर है कि एक संस्कृत ग्रंथ राजतरंगिणी का नाम आता है, जिसमें हमको क्या देखने को मिलेगा? कश्मीर का इतिहास राजतरंगिणी में है। जो किसके द्वारा लिखा गया? राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा। और इस महान ग्रंथ का पहला अंग्रेजी अनुवाद 1900 ईस्वी में भारतविद M.A. स्टोन के द्वारा किया गया। M.A. स्टोन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 147, लोथल है कहाँ? गुजरात। लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? लोथल किस नदी के निकट स्थित है? तो भोगवा नदी और साबरमती नदी के बीच में स्थित है। भोगवा और साबरमती के बीच में स्थित है लोथल। और लोथल है कहाँ? गुजरात में खंबात की खाड़ी के पास है।
लोथल किस किस नदी के बीच में है? भोगवा और साबरमती। तो लोथल नदी किस किस नदी के बीच में है? भोगवा और साबरमती नदी के बीच में है। इसको बंदरगाह स्थल या डॉकयार्ड भी बोला जाता है हड़प्पा का। और चावल की भूसी एक जगह मिली लोथल से और केवल दूसरी, इसके अलावा मतलब एक और सिंधु स्थल है रंगपुर। मतलब 2 जगह से चावल का प्रमाण मिलता है, लोथल से और रंगपुर से मिलता है। लोथल और रंगपुर से क्या मिलता है? चावल का प्रमाण मिलता है। अब है बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 29/12/2019। क्वेश्चन नंबर 148। प्राचीन भारत में निष्क क्या था? तो निष्क वैदिक काल में एक आभूषण को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है, लेकिन बाद में यह क्या हो गया? एक सिक्का बन गया। एक सिक्के के प्रमुख रूप से सोने के सिक्के का प्रतिनिधित्व करने लगा। मतलब निष्क स्टार्टिंग में क्या था? एक आभूषण था, लेकिन आगे चल के क्या बन गया? आगे चल के यह एक सिक्का बन गया, सोने का सिक्का। भाषा के अनुसार निष्क का अर्थ होता है शुद्ध और ईमानदारी, ठीक। और निष्क का दूसरा अर्थ लड़की भी होता है। क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन नंबर 149 क्या है? 4 बौद्ध संगीतियों का आयोजन नीचे दिए गए स्थान पर हुआ था। इन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करके कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका हम लोग पढ़े थे ना ट्रिक। RVPK और अकाक। तो ये प्रथम बौद्ध परिषद कब हुआ? 400 ईसा पूर्व में हुआ। और आर से क्या हो जाएगा? राजगृह। उस समय राजा कौन थे? अजात शत्रु थे। और प्रथम बौद्ध परिषद हुआ कब? 400 ईसा पूर्व में हुआ। प्रथम बौद्ध परिषद हुआ 400 ईसा पूर्व में। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। गृह राजा अजात शत्रु के संरक्षण में आयोजित किया गया था। तो पहला हो गया। कब हुआ? ये भी इम्पोर्टेंट है, 400 ईसा पूर्व याद रखना है, ठीक। प्रथम बौद्ध परिषद की अध्यक्षता भिक्षु महाकश्यप ने की। इसका अगर अध्यक्षता पूछेगा तो कौन किए? महाकश्यप के द्वारा किया गया। फिर आया दूसरा बौद्ध परिषद 383 में। सबसे पहले आया 400 ईसा पूर्व में, फिर दूसरा हुआ 383 ईसा पूर्व में, और आर के बाद क्या आएगा? भी, यानी कि वैशाली। और इसमें आ जाएंगे राजा कालाशोक, अकाक, ठीक। और इसका अध्यक्षता अगर बोलेगा तो सवाकामी ने किया। द्वितीय बौद्ध परिषद का अध्यक्षता कौन किया? सवाकामी। प्रथम बौद्ध परिषद का कौन किए? महाकश्यप। प्रथम बौद्ध परिषद का कौन किए? महाकश्यप। दूसरा बौद्ध परिषद का कौन किए? सवाकामी। पहला का महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी। तीसरा बौद्ध परिषद जो है 250 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्रा में। RVPK होगा ना, तो पी से हो जाएगा आपका पाटलिपुत्रा। तीसरा बौद्ध परिषद कहाँ हुआ? पाटलिपुत्रा में, 250 ईसा पूर्व में हुआ। और राजा थे उस समय अशोक, सम्राट अशोक थे। तीसरी बौद्ध परिषद की अध्यक्षता कौन की है? मोगली पुत्तिस। चौथा बौद्ध परिषद हुआ RVPK। चौथा हुआ कुंडलवन में। चौथा हुआ कुंडलवन में हुआ। और इसके कौन किए? अध्यक्षता कौन किया? अध्यक्षता नहीं, इसमें राजा कौन थे? RVPK, यानी कि कनिष्क थे राजा। कश्मीर के कुंडलवन में हुआ, 78 AD में हुआ। चौथा बौद्ध परिषद 78 AD में हुआ। चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की। चौथे बौद्ध परिषद की अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष ने की। वसुमित्र और अश्वघोष ने की। क्वेश्चन नंबर 150।
कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? कौटिल्य किसके प्रधानमंत्री थे? तो कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। उन्हें चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। और प्रधानमंत्री किसके थे? चंद्रगुप्त मौर्य के। उन्होंने अपनी सत्ता के उदय के समय प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त की सहायता की। क्वेश्चन नंबर 151, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया? धर्म चक्र परिवर्तन जो है वो कहाँ से आरंभ किया? तो बहुत इंपॉर्टेंट है। धर्म चक्र परिवर्तन, इसका मतलब होता है पहला उपदेश। पहला उपदेश जो था ये पूछ रहे हैं कि गौतम बुद्ध ने कहाँ पे दिया, और इसी को पहले उपदेश को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो इसके लिए सीधे आप आ जाइए यहाँ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन, कानून का पहिया मोड़ना, इसका मतलब हुआ कानून का पहिया फोड़ना के रूप में जाना जाता है। ठीक, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया। बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि कानून का पहिया मोड़ना के रूप में जाना जाता है। अगर बोला कि मृत्यु कब हुई, तो 80 वर्ष की आयु में हुआ 483 ईसा पूर्व में। कब हुआ मृत्यु? 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर स्थान पे हुआ। कुशीनगर स्थान पे हुआ। ठीक है, इस घटना को महापरिनिर्वाण के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 152, सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में कौन सा गुजरात में स्थित है? तो लोथल कहाँ है? गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है। इसके बारे में हम लोग आज पढ़े ना कि किस किस नदी के किनारे है। लोथल भोगवा प्लस साबरमती, दोनों नदी के बीच में है लोथल। लोथल दोनों नदी के बीच में है। लोथल का उत्खनन स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह शहर है। आ जाइए, बिहार शिक्षक पात्रता कक्षा 9 से 10 परीक्षा। क्वेश्चन नंबर 153, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सबसे पहले ऋषभनाथ, याद रखिएगा। सबसे पहले कौन हुए तीर्थंकर? सबसे पहले कौन हुए? सबसे फर्स्ट कौन हुए? ऋषभनाथ हुए, और उन्होंने इक्ष्वाकु वंश की स्थापना की। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए महावीर स्वामी। और वास्तविक संस्थापक भी किसको माना जाता है? महावीर स्वामी को ही माना जाता है। लेकिन जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन हुए? ऋषभनाथ। कौन हुए? ऋषभनाथ हुए। क्वेश्चन नंबर 154, महावीर का जन्म कहाँ हुआ? महावीर का जन्म कहाँ हुआ? तो महावीर का जन्म हुआ कुंडलग्राम। कहाँ हुआ? कुंडलग्राम नामक एक गांव में हुआ। यह परंपरागत रूप से बिहार के प्राचीन शहर वैशाली के पास माना जाता है। वैशाली के पास माना जाता है, ठीक ना। तो कुंडग्राम में किनका जन्म हुआ? महावीर स्वामी का हुआ। और 21वें तीर्थंकर थे, 24वें थे। और इन्हीं को क्या माना जाता है? वास्तविक संस्थापक। ठीक, पहला कौन थे? पहला थे ऋषभनाथ, और 23वें थे पार्श्वनाथ, 24वें हुए महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 155, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम धर्म चक्र प्रवर्तन यानी कि प्रथम उपदेश जो है किस स्थान पे दिया? तो सारनाथ में दिया। क्वेश्चन नंबर 156, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथों का अपना समूह है त्रिपिटक। ठीक, त्रिपिटक क्या है? ठीक, इसमें कौन कौन आ जाएगा? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। क्वेश्चन नंबर 157, गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया?
तो महापरिनिर्वाण यानी कि मोक्ष का प्राप्ति उनका हुआ, यानी कि उनकी मृत्यु कहाँ हुई? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कुशीनगर। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में स्थित कुशीनगर में महात्मा बुद्ध का क्या हुआ? परिनिर्वाण यानी कि मोक्ष प्राप्त हुआ। यहाँ पर बुद्ध के 8 स्तूपों में से एक स्तूप बना हुआ है जहाँ बुद्ध की अस्थियाँ रखी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 158, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? प्राचीन भारत में किस वंश के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है? गुप्त साम्राज्य का जो शासनकाल था, गुप्त साम्राज्य के दौरान प्राचीन भारत के 3री और 6ठी शताब्दियों के बीच का युग था। ठीक, तो इसको क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 159, प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? प्राचीन सांख्य दर्शन में किसका महत्वपूर्ण योगदान है? तो महर्षि कपिल का। किनका है? महर्षि कपिल का है सांख्य में। और सांख्य का अर्थ क्या होता है? सांख्य का अर्थ अभिज्ञान। ठीक, सांख्य का क्या होगा अर्थ? अभिज्ञान। और इसके मुनि कौन थे? यानी कि सबसे बड़ा जो प्रवर्तन करता थे इसमें कौन थे? महर्षि कपिल थे। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया है? भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? तो यह कार्य किया गया कनिष्क के द्वारा। सिल्क रूट की स्थापना चीन के हान राजवंश, कौन राजवंश? हान राजवंश के शासनकाल के दौरान की गई। यह भारत से गुजरते हुए चीन को पूर्वी यूरोप के भूमध्य सागरीय देशों और मध्य एशिया से जोड़ता है। तो अगर बोलेगा कि भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने प्रारंभ किया? कनिष्क के द्वारा किया गया। क्वेश्चन नंबर 161, निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्न में कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? ठीक, इसमें दिया ही नहीं है। इसमें दिया गया कि कौन कौन था। अशोक काल के दौरान मौर्य साम्राज्य का विस्तार देख लीजिए। उत्तर में समझिए नेपाल, पूरा अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान के कुछ हिस्से शामिल थे उत्तर में, मतलब पूरा ऊपर नेपाल, अफगानिस्तान, ईरान, उज्बेकिस्तान सब आ गया। पश्चिम में पाकिस्तान तो होगा ही, तो गुजरात तो होगा ही। ठीक, दक्षिण में तो केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश सब कुछ स्वतंत्र। अच्छा, ये लोग स्वतंत्र थे दक्षिण में केवल 3 राज्य, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश स्वतंत्र था। और पूरब में देख लीजिए बंगाल, उड़ीसा में कलिंग आता है, और बांग्लादेश भी जो था अशोक के ही साम्राज्य का हिस्सा था। क्वेश्चन नंबर है 162, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? उनकी पुस्तक का नाम क्या है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। क्वेश्चन नंबर नहीं, इसमें अपने अग्रणी कार्य के लिए उन्हें भारतीय इतिहास का पिता भी माना जाता है, मेगास्थनीज साहब को। और मेगास्थनीज जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए, सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत बनकर आए। और कहाँ से थे? यूनान से थे साहब। क्वेश्चन नंबर 163, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र की व्यवस्था कहाँ पे थी? ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्र व्यवस्था कहाँ थी? तो ई जो है कहाँ शुरू हुआ? विश्व की प्रथम गणतंत्र तो हमारे यहाँ पे थी ना, वैशाली में, लेकिन यहाँ कुछ और आंसर दे रहा है।
यहाँ कह रहा है कि वर्ष 507 ईसा पूर्व में एथेनियन नेता क्लिस्थेनेस ने राजनीतिक सुधारों की एक प्रणाली शुरू की जिसे उन्होंने डेमोक्रेटिया या लोगों का शासन, डेमो से लोग और क्रेटो से आसक्ति कहा। यह दुनिया का पहला ज्ञात लोकतंत्र था। ठीक, क्या नाम है? क्लिस्थेनेस, वो तो नेताजी थे। ठीक, इनको जो है क्लेसीथेंस को द फादर ऑफ डेमोक्रेसी भी बोला जाता है, यानी कि आधुनिक दुनिया में प्राचीन ग्रीस के सबसे अस्थायी योगदानों में से एक था ये। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की इस यूनानी प्रणाली ने दुनिया भर में प्रतिनिधि लोकतंत्रों के लिए मार्ग प्रशस्त किया। तो यूनान में, मान के चलिए कि यूनान में हुआ सबसे पहली बार ज्ञात लोकतंत्र, पहला ज्ञात लोकतंत्र हुआ। क्वेश्चन नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 164, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद में किसको? इंद्र को दस्यु का नाश करने वाला कहा गया है। ऋग्वेद में दास यानी हड़प्पा लोगों के किलों का भी वर्णन किया गया है। इंद्र ने इन पुरों को नष्ट कर दिया, इसीलिए इंद्र को पुरंदर कहा जाता है। इंद्र को क्या बोला जाता है? पुरंदर। क्वेश्चन नंबर 165, निम्नलिखित में से किससे मृतकों का टीला कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे मृतकों का टीला कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। माउंट ऑफ द डेड, ठीक, माउंट ऑफ द डेड क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। यह स्थल 1920 के दशक में खोजा गया था और है कहाँ मोहनजोदड़ो? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो को 1980 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल नामित किया गया 1980 में। क्वेश्चन नंबर 166, हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहाँ है? कहाँ है लोथल? लोथल है आपका कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, और ये एक बंदरगाह शहर था लोथल, और ये स्थित कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में भी अगर बोलेगा स्पेसिफिक तो खंबात की खाड़ी में, बोलेगा इससे भी स्पेसिफिक तो बोलना है भोगवा और साबरमती नदी के बीच में स्थित है। और शहर, इस शहर को भी दो भागों में विभाजित किया गया था, ऊपरी शहर और निचला शहर। लोथल में आयताकार बेसिन पाया गया जिसे डॉकयार्ड कहा जाता था, जिसको क्या बोला जाता था? डॉकयार्ड। क्वेश्चन नंबर 167, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है भीमबेटका की गुफाएं। यह गुहा आश्रय मध्य भारतीय पठार के दक्षिणी हटाइए। इसका खोज किए थे डॉक्टर वीएस वाकनकर। डॉक्टर वीएस वाकनकर ने इसका खोज किया 1958 में। शब्द भीमबेटका जो भीम बैठका से लिया गया है। इन गुफाओं का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है, और भीमबेटका का सामान्य अर्थ है भीम का बैठने का स्थान। तो भीमबेटका कहाँ है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 168, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ। अगस्त आंदोलन या सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है।
तो भारत छोड़ो आंदोलन न, ये गलत है ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में थोड़ी जाना जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में एकदम लास्ट में हुआ, तो इसको गलत है, ये गलत है, सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं होगा, कुछ लिख देता है। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के आह्वान पर पूरे देश में एक साथ 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इसकी शुरुआत अगस्त 1942 में मुंबई के ग्वालियर मैदान में हुई। ठीक, यह कांग्रेस के द्वारा जर्मनी के साथ अपने युद्ध में अंग्रेजों के समर्थन में अपनी अस्वीकृति व्यक्त करने और आंशिक रूप से सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के द्वारा संविधान में किए गए असंतोषजनक परिवर्तनों के कारण शुरू किया गया। इसी में क्या हुआ था, इसी में 12 बजे रात में ना ब्रिटिश सरकार के द्वारा ऑपरेशन 0 आवर शुरू किया गया। ब्रिटिश सरकार के द्वारा रात को 12 बजे ऑपरेशन 0 आवर के अंतर्गत सभी बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें देश के अलग अलग भागों में जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी को कहाँ डाला गया? गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया। गांधी जी को पुणे के आगा खां पैलेस में रखा गया, तो अन्य सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में रखा गया। प्रमुख नेताओं के जेल चले जाने के बाद नेतृत्व के अभाव में लोगों के बीच से नेतृत्व उभरा। ठीक, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। ठीक ना, 0 आवर, ऑपरेशन 0 आवर इसी में चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 169, भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर शैली में, नागरा शैली में है निर्मित। द्रविड़ आपका हो जाएगा साउथ में। भुवनेश्वर में परशुरामेश्वर मंदिर 8वीं शताब्दी और मुक्तेश्वर मंदिर उड़ीसा में नागर शैली का क्या करते हैं? प्रतिनिधित्व करते हैं। अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा निर्मित भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर अनंत वर्मन चोडगंग के द्वारा निर्माण किया गया। और सबसे इम्पोर्टेंट है नरसिंह प्रथम के द्वारा निर्मित पुरी का जगन्नाथ मंदिर। नरसिंह प्रथम के द्वारा निर्मित पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क में सूर्य मंदिर और अन्य प्रसिद्ध मंदिर हैं। नरसिंह प्रथम के द्वारा पुरी का जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया, कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण किया गया। बिहार पुलिस परीक्षा प्रथम पाली 2020, क्वेश्चन नंबर 170, भारत में प्रस्तर का उपयोग अभिलेखन के लिए कई प्रकार से हुआ और गुहा की दीवारें, पत्थर की चट्टानें, चिकनी और कभी खुरदरी। चलिए, इसमें ज़्यादा ही नहीं है। भीमबेटका हम लोग वही पढ़े ना, भीमबेटका का अर्थ क्या होगा? भीम के बैठने का स्थान। क्वेश्चन नंबर 171, जूते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मिला है? जूता हुआ खेत का प्रमाण, तो यह मिला है आपको, कहाँ से मिला है? घग्गर से मिला है, राजस्थान प्रांत के घग्गर से मिला है। घग्गर प्राचीन सरस्वती के किनारे है, नदी किनारे। कालीबंगा से मिला है, सॉरी, राजस्थान की कालीबंगा से मिला हुआ है जूते हुए खेत का प्रमाण। और कालीबंगा स्थित कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे स्थित है कालीबंगा, राजस्थान में पड़ता है। यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से मिला हुआ है जूते हुए खेत का प्रमाण। और यहाँ खुदाई में 2 टीला का भी मिला है, और जो 2 टीला है उसमें सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ एक टीला। तो कालीबंगा की खुदाई में जूते हुए खेत के प्रमाण भी मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 172, निम्नलिखित में से कौन से एक उपनिषद के उदय का अत्याधुनिक उपयुक्त कारण है?
निम्नलिखित में से उपनिषद के उदय का अत्याधुनिक उपयुक्त कारण कौन है? उपनिषद का मतलब उदय क्यों हुआ? तो सामंतवाद, सामंतवाद के कारण उपनिषद का उदय हुआ। सबसे उपयुक्त कारण यही बताया गया है। ठीक, उपनिषद की कुल संख्या 108। उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 173, सिंधु घाटी सभ्यता की अधिकता और मोहरें निर्मित हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतम मोहरें जो है निर्मित हैं। तो चनहुदड़ो, कहाँ? चनहुदड़ो में। इस पे क्या बना है? तो इस पर एक अंगी पशु भैंस बाप लिखा है बाघ को। बाघ, बकरी और हाथी की आकृति उकेरी जाती है। सबसे अधिक संख्या में एक अंगी नहीं, हमको लगता है कि एक श्रृंगी पशुओं की है। तो यही है, इसमें याद रखिएगा कि गाय कहीं नहीं है। अगर बोल देगा गाय तो गाय कहीं नहीं है। एक अंगी पशु है, भैंसा है, बाघ है, बकरी है और हाथी है। ठीक, टोटल 2500 मोहरें प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 174, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन ही पता है सारनाथ से। अष्टांग मार्ग देखिए, अष्टांग मार्ग क्या है? सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाकु, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। क्वेश्चन नंबर 175, सूती वस्त्र के साँचे प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? सूती वस्त्र के साँचे प्राप्त हुए हैं। तो ये आपको कहाँ से हुआ है? सूती वस्त्र के साँचे जो है कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो का क्या मतलब होगा? मृतकों का टीला। और सूती वस्त्र का साँचे कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 176, मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? गिरी ब्रिज। हर्यक वंश सबसे पहले आया ना, हर्यक वंश का शासन सबसे पहले हुआ। और हर्यक वंश में हुए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, तो इनके शासनकाल में मगध की आरंभिक राजधानी थी गिरी ब्रिज। इसीलिए मगध की प्रारंभिक राजधानी क्या हो जाएगी? गिरी ब्रिज हो जाएगी। बाद में राजगिरी को मगध की राजधानी बनाई गई थी। मगध साम्राज्य की उत्पत्ति उस समय हुई थी जब 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक 4 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवती एक दूसरे के ऊपर वर्चस्व स्थापित करने के लिए संघर्ष में लगे हुए थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 177, निम्नलिखित में कौन सा विष्णु का अवतार नहीं है? निम्नलिखित में कौन विष्णु का अवतार नहीं है? तो इसमें उन्हें दिया हुआ है, लेकिन दधीची के बारे में दिया हुआ है कि दधीची, जिन्हें दस्याओं के नाम से जाना जाता है, हिंदी पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण चरित्र है। वह भगवान शिव के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। दशावतार या भगवान विष्णु के 10 अवतार मलय, कुर्म, वराह, नरसिम्हा, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुध और कल्कि हुए। क्वेश्चन नंबर 178, हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे?
हड़प्पा के लोग किस धातु का उपयोग नहीं जानते थे? लोहे का उपयोग नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसने तांबे और कांस्य में कई धातु कर्म प्रगति की थी, लेकिन लोहे में नहीं। हड़प्पा के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। क्वेश्चन नंबर 179, तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तंजौर के राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया? किसने करवाया? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज चोल प्रथम ने करवाया। किसने करवाया? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया। तमिलनाडु के तंजावुर में स्थित यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। और याद रखिए कि ग्रेनाइट से बनने वाला सबसे पहला मंदिर है। और ये भी याद रखिए कि दुनिया का सबसे ऊंचा विमान टावर में से क्या है? एक है। ठीक। तंजौर टावर जो ऊपर होता है ना मंदिर के ऊपर, ऐसे नागर शैली में नहीं रहता है, त्रिकोणीय लंबा ऊंचा सा, तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा विमान यानी कि टावर में से एक है। ग्रेनाइट से बनने वाला सबसे पहला मंदिर कौन है? तंजौर का राजराजेश्वर शिव मंदिर। इसका निर्माण कौन करवाया? राजा राज चोल प्रथम ने करवाया। कहाँ है? तमिलनाडु के तंजावुर में। तमिलनाडु के तंजावुर में है। क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवण बेलगोला की जैन संत के साथ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जब सिंहासन छोड़े थे तो अपना आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ गए? श्रवण बेलगोला कर्नाटक में गए। सिंहासन छोड़ने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य अपने आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु के साथ कहाँ गए? श्रवण बेलगोला में गए। जहाँ पे क्या किया उन्होंने? जहाँ पे महाराज ने संलेखन विधि के द्वारा अपना जीवन जो है त्याग दिया। क्वेश्चन नंबर 181, गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? बोधि वृक्ष। और ये बोधि वृक्ष किस चीज़ का वृक्ष था? पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हुआ। और बुद्ध ने इसके नीचे क्या किया? ध्यान कर कर ज्ञान प्राप्ति किया। और कहाँ पे स्थित है यह पेड़? बोध गया में महाबोधि मंदिर परिसर में स्थित है। पीपल का पेड़ है। ठीक ना। लुम्बिनी में जन्म हुआ। कुशीनगर में क्या हुआ? महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु यहीं पे हुआ। सारनाथ में क्या हुआ? सारनाथ में पहला बार उपदेश दिए। ठीक। और बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182, धर्म चक्र परिवर्तन हुआ उपदेश जहाँ दिए सारनाथ में। और बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई। बोध गया में क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। क्वेश्चन नंबर 182, मगध के प्रारंभिक शासन की गाड़ी के लिए गद्दी को गाड़ी लिखा हुआ है। शासन की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दी थी। तो बिंबिसार जो है 52 वर्षों तक 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक शासन किया। जबकि उनके पुत्र कौन हुए? अजातशत्रु 492 से 460 ईसा पूर्व। तो बिंबिसार को अजातशत्रु ने क्या किया? बंदी बना लिया और मगध की गद्दी के लिए उनकी हत्या कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 183, गौतम बुद्ध का क्या नाम था? गौतम बुद्ध का क्या नाम हुआ?
सिद्धार्थ। ठीक। बुद्ध का अर्थ है पूरी तरह से जागृत व्यक्ति। चलिए आज ये क्वेश्चन नंबर 184 में नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नौ नालंदा महाविहार तो यह बौद्ध धर्म के उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म में उच्च अध्ययन के केंद्र के रूप में विकसित करने के लिए स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185 चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य। चाणक्य हुए। क्वेश्चन नंबर 186 थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की नींव किसने रखी? तो 1875 में मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट ने न्यूयॉर्क में इसको शुरू किया। थियोसॉफिकल सोसाइटी कब शुरू हुआ? 1875 में। किसके द्वारा? मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल ऑलकॉट के द्वारा न्यूयॉर्क में शुरू किया गया। 1879 में ही इस विचारधारा ने भारतीय संस्कृति और समाज में अपनी जड़ें जमा ली। इसे मद्रास प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया जिसका मुख्यालय अड्यार में है। इसका मुख्यालय कहाँ है? अड्यार में है। क्वेश्चन नंबर 187 अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन थी? अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो शिलालेख में प्रमुख 3 भाषा है, प्राकृतिक, ग्रीक और अरमाइक। प्राकृतिक है, ग्रीक है, अरमाइक। और हम लोग पढ़े कि अशोक का जो कम्युनिकेट करने वाला भाषा था वो कौन था? पाली। पीछे हम लोग पढ़े हैं वो भाषा जो था पाली था। और अशोक के शिलालेख में जो हुआ है तो टोटल 1, 2, 3 भाषा का प्रयोग हुआ है। पहला प्राकृतिक, दूसरा ग्रीक और तीसरा अरमाइक। प्राकृतिक शिलालेख ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों में लिखे गए थे जिन्हें आम आदमी भी पढ़ और समझ सकता था। अब ये बिहार स्टेट परीक्षा 18/9/2020 क्वेश्चन नंबर 188 अशोक उसने निम्न में से किस पुस्तक की रचना की? चलिए अब इसमें अशोक का नहीं है, उसके अलावा सबका दे दिया है। तो अश्व घोष लिखे थे सूत्रालंकार। अश्व घोष के द्वारा लिखा गया सूत्रालंकार। वसुमित्र के द्वारा लिखा गया महाविभा सूत्र। वसुमित्र के द्वारा लिखा गया महाविभा सूत्र। अमर सिंह के द्वारा लिखा गया अमरकोश। और वृहत कथा मंजरी लिखा गया क्षेमेंद्र के द्वारा। वृहत कथा मंजरी किसके द्वारा लिखा गया? क्षेमेंद्र के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 189 सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा निम्न में से कौन है? तो इसकी शिलालेख की भाषा है खरोष्ठी। सम्राट अशोक के शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा क्या है? खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ है। अच्छा, शाहबाजगढ़ी में शिलालेख खरोष्ठी लिपि का उपयोग, लिपि है ना खरोष्ठी, भाषा क्या है? अरमाइक। लिपि क्या है? लिपि है खरोष्ठी और भाषा है अरमाइक। तो शाहबाजगढ़ी शिलालेख की भाषा अगर बोलेगा तो अरमाइक होगा, अगर लिपि बोलेगा तो खरोष्ठी होगा। इन शिलालेखों को 30 जनवरी 2004 को सांस्कृतिक श्रेणी में यूनेस्को की विश्व विरासत की अस्थायी सूची में जोड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 190
शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? शक संवत का प्रारंभ कब किया गया? 78 ईस्वी में किया गया। कब किया गया? 78 ईस्वी में किया गया। माना जाता है कि शक युग की स्थापना सातवाहन वंश के राजा शालिवाहन ने, पगला उगला है क्या? शक संवत सातवाहन में थोड़ी था, वहाँ कोई कनिष्क के इसमें हुआ था ना, जब वो उत्तराधिकारी बने थे। गलत है, इसमें बहुत आलतू फालतू चीज़ भी दिया हुआ है। शक संवत का पहला महीना क्या है? चैत है, और यह 22 मार्च से शुरू होता है, जो लीप वर्ष के दौरान 21 मार्च के समान है। क्वेश्चन नंबर 191, मौर्य काल में पाठ विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था? एग्रोनोमोई। एग्रोनोमोई कौन होते थे? राजस्व का संग्रह, सिंचाई सुविधाओं का पर्यवेक्षण करने का काम था एग्रोनोमोई का। ठीक। न्यायिक प्रशासन, सड़क का रखरखाव, ये सारा काम था एग्रोनोमोई का। सीताध्यक्ष किसको बोलते थे? कृषि अधीक्षक को बोलते थे सीधाध्यक्ष। पौतवाध्यक्ष बोलते थे वजन एवं माप के अधीक्षक को पौतवाध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 192, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 192, द्रविड़ वैष्णव संतों को कहा जाता था? नैनार एवं अलवार। नैनार एवं अलवार तमिल कवि संत थे, जिन्होंने 5वीं और 10वीं शताब्दी के दौरान दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नैनार भगवान शिव को समर्पित 63 संतों का एक समूह था, जो 6ठी से 8वीं शताब्दी के दौरान प्रसिद्ध हुए। तो नैनार कौन हुए? भगवान शिव के समर्पित थे। कैसे याद रहेगा? तीसरा आँख है ना, तीसरा नयन किसका है? ठीक, तो उससे याद हो जाएगा शिव भगवान नैनार। और अलवार जो हुए दक्षिण भारत में तमिल कवि संत थे, जिन्होंने अपनी भक्ति एवं सेवा के गीतों के में भगवान विष्णु के उपासक कौन हुए? अलवार हुए। क्वेश्चन नंबर 193, सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए? श्रृंगार पेटिका कहाँ से मिला? बताइए। सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका कहाँ से मिला? तो यह मिला कहाँ? हड़प्पा से मिला ना। सिंधु सभ्यता काल में श्रृंगार पेटिका का अवशेष कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। कहाँ से मिला? हड़प्पा से मिला। ठीक। और टॉयलेट जार में हाथी दांत पाउडर, फेस पेंट एवं कई अन्य प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन शामिल थे। हमको लगता है कि आधा से ज़्यादा ही लोग झूठ भी बोलता है। हड़प्पा में देखिए, हड़प्पा में भौतिक निष्कर्षों में मिट्टी के बर्तन वहाँ से मिला, चट ब्लेड मिला, तांबे या कांसे के औजार भी मिले, टेराकोटा की मूर्तियाँ मिली, मोहरे मिला। ठीक। और श्रृंगार पेटिका भी कहाँ से मिला? हड़प्पा से ही मिला। क्वेश्चन नंबर 194, गुप्त काल में कुल उपज का कितना भाग भू राजस्व के रूप में लिया जाता था? कैवा हिस्सा लिया जाता था? छठा हिस्सा लिया जाता था। 1/6 छठा हिस्सा लिया जाता था गुप्त काल के दौरान। क्वेश्चन नंबर 195, संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? संगम युग का संबंध किस राज्य के इतिहास से है? किस राज्य के इतिहास से है? तो संगम युग के दौरान दक्षिण भारत पर 3 राजवंश, चेर, चोल और पांडव। कौन कौन? चेर, चोल और पांडव का शासन था। चेरों ने केरल के मध्य एवं उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कांगो क्षेत्र को नियंत्रित किया। अब ये बिहार LDC परीक्षा 26 फरवरी 2022।
बिहार इडली सी। क्वेश्चन नंबर 196, प्राचीनतम वेद कौन सी है? प्राचीनतम वेद कौन सी है? सबसे प्राचीन है ऋग्वेद, इसके बाद आएगा सामवेद, फिर यजुर्वेद और फिर लास्ट में आ जाएगा अथर्ववेद। तो ऋग्वेद जो है क्या है? सबसे पुराना है, ठीक ना। यह संसार का प्राचीनतम धर्म ग्रंथ है। इसमें 1028 सूक्त है और कुल 10,600 मंत्र का संग्रह है, जिसे 10 मंडल में क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 197, सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? सबसे अंत में कौन सी घटना हुई? तो इसमें आप देख लीजिए, चंद्रगुप्त मौर्य का राज्याभिषेक हुआ 321 297 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज लगभग 302 ईसा पूर्व और 288 ईसा पूर्व के बीच भारत आया। अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ? 268 ईसा पूर्व में। अशोक की कलिंग विजय कब हुई? 271 से लेके 261। तो अशोक का कलिंग विजय जो है सबसे चलिए क्वेश्चन नंबर 198, महात्मा बुद्ध। एक अपना धर्म बनाना है, उसमें पहला नियम उसमें रखिए कि कोई भी बकवास नहीं करना है। इतना महात्मा बुद्ध और क्या क्या सब हो गया भारत में, लेकिन भारत अभी डेवलपिंग ही नेशन है, डेवलप हो ही नहीं रहा है। क्या फ़ायदा भाई इतना ज्ञान का। क्वेश्चन नंबर 198, महात्मा बुद्ध ने कहाँ महापरिनिर्वाण प्राप्त किया? यानी इनका मृत्यु कहाँ हुआ? कुशीनगर में हुआ। कहाँ हुआ? कुशीनगर में बुद्ध ने अपने नश्वर शरीर को त्याग कर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। जन्म कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का? लुम्बिनी में हुआ था जन्म। और बोध गया वह स्थान है जहाँ पे उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ वह स्थान है जहाँ उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। बिहार दरोगा परीक्षा 2022, बिहार एसआई। क्वेश्चन नंबर 199, कौन सा जनपद 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना? 6ठी एवं 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन बना? महाजनपद कौन बना? मगध। सबसे शक्तिशाली कौन बना? मगध। इसको हम लोग वर्तमान बिहार में हैं। मगध पर बिंबिसार, अजात शत्रु, धनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य आदि आ जाओ। तो मगध पर बिंबिसार, अजात शत्रु, धनानंद, चंद्रगुप्त आदि जैसे शक्तिशाली राजाओं का शासन रहा। ये जो मगध था ना, यह गंगा के मैदानों में स्थित था, जिसने इसे क्या बनाया? उपजाऊ बना दिया और कृषि गतिविधि हो का समर्थन किया। मगध की प्रारंभिक राजधानी देखो ना, कुछ से कुछ लिखा। मगध की प्रारंभिक राजधानी लोहे के भंडार के पास स्थित थी। मगध की प्रारंभ हम लोग पढ़े क्या था? गिरी ब्रिज। प्रारंभिक राजधानी। क्वेश्चन नंबर 200, जैन धर्म का 23वां तीर्थंकर कौन बने? पार्श्वनाथ। पहला ऋषभदेव, 24वां महावीर स्वामी, 22वां नेमिनाथ। 22वां कौन बने? नेमिनाथ बने।